गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी ग्रीष्मकालीन अवकाश का आनंद ले रहे होंगे। आज हम अपने चैप्टर 2 का टॉपिक जो है और आगे बढ़ाते हैं। उस टॉपिक के अंदर अपना रिवीजन और आगे देखिएगा। इसमें हम जैसे हमने कल मगध के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की थी कि 16 महाजनपदों में से मगध शक्तिशाली क्यों था, क्योंकि उसके शासक बहुत अच्छे थे, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन, प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे, उपजाऊ मिट्टी थी, नज़दीक में वन था, वहाँ से लकड़ियाँ और अच्छी क्वालिटी के पशु मिल जाते थे। यहाँ पे हाथियों के विषय में भी कह सकते हैं कि हाथियों को भी उन्होंने सेना में शामिल किया, जिसकी वजह से मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। अशोक महान ने प्राकृत भाषा में और इसके अलावा यहाँ पे अरामाइक भाषा का भी जिक्र किया गया है कि अरामाइक भाषा वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में अरामाइक लिपि के अंदर इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे और बाकी वेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर ब्राह्मी और खरोष्टी का यूज किया गया था। इस पूरे विवरण में यही बात बताई गई कि अफगानिस्तान वाला जो पार्ट है उसमें अरामाइक और ग्रीक लैंग्वेज में ग्रीक जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखवाया है और बाकी जो भारत है उसके अंदर प्राकृत भाषा में ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। यहाँ पे इस अर्ली एम्पायर के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी। यहाँ पे बताया गया 221 BC के दौरान इसकी नींव रखी गई है और इससे आगे यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक भी रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज सम्राट अशोक ने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाया और उसके जीतने के बाद उसको बहुत दुख महसूस हुआ कि मैंने इतना बड़ा युद्ध, बड़े स्तर पर युद्ध लड़ा है, मैंने काफ़ी संख्या में जवानों को खोया है और निर्दोष उन जनता को भी काफ़ी संख्या में मैंने निर्दोष जनता को भी मारा है। तो ये उसने पाप बौद्ध उसे हो गया और उसने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लिया और उसके बाद उसने जीवन में कहीं युद्ध या संघर्ष जैसी स्थिति पैदा नहीं होने दी। उसको मलाल हुआ इस चीज़ के लिए। यहाँ पे फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास, मौर्यास के बारे में हमें कैसे पता चलता है? मौर्यास के बारे में हमें बहुत से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, बहुत सी बुक से पता चलता है। जो दूसरे देश के जो यात्री आए हैं हमारे देश के अंदर वो भी वृत्तांत लिख के जाते हैं और जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है, मैगस्थनीज की इंडिका से हमें पता चलता है। तो इस प्रकार सोर्सेज हैं, बहुत से सोर्सेज हैं जिसमें मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें नॉलेज मिलता है। इसमें इंस्क्रिप्शंस भी एक सोर्स है, इसमें टेक्स्ट भी अपने आप में एक सोर्स है जो हमारे अपने देश के लोगों ने लिखा होगा और कुछ यात्री जो वृत्तांत लिख के ले गए हैं वो भी इसका एक सोर्स है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसका सोर्स है उसमें बहुत सी नॉलेज इसके बारे में पता चलता है। इससे आगे चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। इस एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इसको यानी सब डिवीजन में बांटा गया था। यहाँ पे पाटलिपुत्र इसकी मेन राजधानी हुआ करती थी, इसके सब सेंटर होते थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोषली, सुवर्णगिरी, ये उस समय के प्रमुख शहर हुआ करते थे। ये प्रमुख व्यापार मार्गों पर स्थित थे। सुवर्णगिरी जो प्लेस है यहाँ पे सोना मिलता था और इस सोने का लगभग हर समय पर बहुत अच्छा उसकी यानी उसके मूल्य को आप समझ सकते हैं कि वो एक रेपुटेशन से जुड़ा हुआ मतलब ये धातु रही है और सदा से ही हमारे देश के अंदर इसकी कमी महसूस की गई है। तो सुवर्णगिरी में ये यहाँ से मिलता है और जो उज्जैनी है या तक्षशिला है, तोषली है, ये सभी व्यापार मार्गों पर स्थित है, इसकी इंपॉर्टेंस रखते हैं और बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शंस नजर आते हैं। यहाँ पर आपको इसमें कुछ प्लेसेस का नाम मैं पढ़ता हूँ। देखिए सबसे टॉप में जो दिया गया है मानसेरा, शहबाजगढ़ी, कंधार, ये हमारे इंडिया से फिलहाल दोनों बाहर हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में है, कंधार अफगानिस्तान में है। कलसी, टोपरा, बहापुर, मेरू, बैरा, भाभरू, गुज्जर, नगली सागर और इसके अलावा रुमिनदेई, रामपुरवा और लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, राज, पाटलिपुत्र, सहसराम, अरोरा, शिशुपालगढ़, जोगढ़, कलिंग, ये सभी प्लेसेस मस्की, गोविंदमठ, टूडे गुलाम, ब्रह्मगिरी और गिरनार, उज्जैनी, ये सभी प्लेसेस उस समय पर बहुत फेमस उनके इंस्क्रिप्शंस लगे हुए हैं और उन इंस्क्रिप्शंस की वजह से इनको जाना जाता है। यहाँ पे आप देखो रेड ट्रायंगल में मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, जहाँ भी रेड ट्रायंगल जैसे कलसी का रेड ट्रायंगल है, सोपारा का है, सनती का, गिरनार का है। माइनर रॉक एडिक्ट्स को अगर हमें ढूंढना है
तो ये माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं जो यहाँ पे आपको एक समूह में ही नजर आ रहे हैं। और पिलर इंस्क्रिप्शंस जहाँ पे रेड यानी ये जो कलर है इसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल ये डिफरेंट प्लेसेस जो बिहार में, यूपी में और ये नेपाल में बने हुए हैं, तो ये सभी उस समय के अभिलेख यहाँ पे लिखवाए गए थे। इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, उस समय राजाओं के जो मंत्री लोग हैं या जो अधिकारी लोग हैं क्या काम करते थे, वो जानकारी यहाँ पे दी गई है। ये क्या करते थे, सुपरिटेंडेंसी का काम करते थे, सुपरविजन का काम करते थे। नदियों का पानी किस तरफ छोड़ना है, कितना छोड़ना है, ये भी मॉनिटर करते थे। जमीन की पैमाइश कराते थे और यहाँ पर ये जानकारी इजिप्ट का एग्जाम्पल लेकर के भी बताई गई है। और उसके अलावा और इनके क्या काम होते थे, अगर कोई शिकारी बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो नहीं करता है और वह बहुत ज़्यादा मात्रा में शिकार करता है तो उसको दंड दिलाते थे। जो बिल्कुल रूल को फॉलो करके कम मात्रा में शिकार करता है, जितना कहते हैं उतना करता है, तो उसको इनाम से नवाजा जाता था। इस तरह का ये काम करते थे। यानी वनों पे भी नियंत्रण था और पानी पर भी, जल स्रोतों पे भी नियंत्रण था। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पर इस जो ये व्यवस्था को अपनाने के लिए यहाँ पे कमेटी सिस्टम अपनाया गया है। ये कमेटी सिस्टम इस पैराग्राफ के अंदर साफ साफ दिखाया गया है। ये सभी कमेटी, सब कमेटीज में डिवाइड करी गई थी। किसी का काम जैसे इसमें बताया गया है कि यहाँ पे नेवी के बारे में देखरेख करने का था। सेकंड जो इसमें कमेटी इसको ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन का काम करती थी। तीसरी का रेस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स। फोर्थ है वो हॉर्सेस को देखती थी। पांचवी है वो रथों को देखती थी। और सिक्स्थ जो है एलिफेंट्स को देखती थी। और जो सेकंड सब कमेटी है वह और भी इसके अंदर ग्लो कार्ड्स को और खाने पीने का इंतजाम करती है। इसलिए सेकंड कमेटी का काम बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे आगे चलते हैं, हम अशोक के विषय में, धम्म के बारे में जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ धम्म क्या है, ये सभी एक यानी सम्राट अशोक को सभी धर्मों के बारे में जानने का मौका मिला। फिर उन्होंने कुछ नैतिक आदर्श इकट्ठे किए, उन्हें धम्म के रूप में जाना जाता है। धम्म एक तरह से वह कोई नया धर्म नहीं चलाना चाहता था, लेकिन वह नैतिक आदर्शों को हर जगह पर पहुंचाना चाहता था। और उसके लिए उसने धम्म महामातों को नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था। ये धर्माधिकारी होते थे जो उनके कहने से धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस समय हम देख सकते हैं हाउ इम्पोर्टेंट वाज एम्पायर। एम्पायर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बताया गया है कि एम्पायर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये एम्पायर ना होता तो आज हम भारत को इस तरह की यूनिटी में, इंटीग्रेशन में नहीं देख पाते। जो हमारे देश को मतलब आज़ाद होने से पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम बने तो उस समय भारत में जो राष्ट्रवाद की जो चिंगारी आई या राष्ट्रवाद के प्रति लोगों में जोश आया, तो वो इसी वजह से आ पाया है क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य का राज है, ये मौर्यों का राज है। उन्होंने उस समय पर पूरे भारत को इंटीग्रेट कर दिया था। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि अंग्रेज हमारे पूरे भारत को गुलाम बना के रखे हुए। तो एक भारत के अंदर एक रूपता लाने में इस साम्राज्य का बहुत बड़ा हाथ है। इसके शासक बहुत अच्छे रहे हैं और हमारे हिंदू शासक रहे हैं। इससे आगे चीफ और किंग्स इन साउथ इंडिया में सरदार और सरदारियों का रोल आता है। सरदार अपने परिवार के, अपने वंश क्रम के बहुत से लोगों को आनुष्ठानिक रूप से एक आयोजन करते हुए और अपने दोस्ताना संबंध जिन लोगों से रहते थे उन पारिवारिक लोगों को शामिल करते हुए ये सरदार बनते थे। इनको बहुत से इनाम मिलते थे। बहुत से इनाम मिलने के बाद ये अपने लोगों के बीच उनको बांटते भी थे। ये कभी विवाद हो जाता है तो विवादों को सुलझाने का काम करते थे। और ये सरदार जिसके पास में ज़्यादा बड़ा भूखंड है, ज़्यादा बड़े क्षेत्र पर वह रूल करने का काम कर रहा है, तो उसको छोटा बड़े स्तर का सरदार बोला जाता है। और जो छोटे लेवल पे चीज संभालता है वो छोटा सरदार कहलाता है। सरदार और सरदारी अलग अलग है। सरदार के नीचे सरदारी कार्य करते हैं। सरदारी का पद है वो कम है, वो उतना ताकतवर नहीं है। इससे आगे चलते हैं, यहाँ पर कैप्चरिंग एलिफेंट को पकड़ने का तरीका बताया गया। 5-7 हथेलियों की मदद से, मलमूत्र की सहायता से पहचान करते हुए और उनको एक मतलब आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं। और किसी तरह से जंगल के हाथी उनके कंट्रोल में आए। कुछ महावतों को अपने साथ लेते हैं, कुछ जंगल के शिकारियों को अपने साथ में लेते हैं और इस प्रकार ये इस कार्य को संपन्न बनाते हैं। इससे आगे चलते हैं, यहाँ पे डिवाइन किंग का टॉपिक आता है। ये डिवाइन किंग के अंदर इस टॉपिक में बताया गया कि राजा अपने आप को देवता
देवताओं के तुल्य समझता था। उस समय कुषाण शासकों ने अपनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जैसे मथुरा के पास में मान नामक स्थान पर अपनी प्रतिमाएं लगवाई। जैसे चाइना के शासक अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे, इसी प्रकार कुषाण शासक अपने आप को देवपुत्र कहते थे। यहाँ इस टॉपिक के अंदर पांड्य सरकार बुद्धमंद का अपने क्षेत्र में एक यात्रा विवरण प्रस्तुत किया गया है। वहाँ पे उपलब्ध जो भी चीज जिसके पास वो मौजूद थी, जो भी वो उत्पादन करता था, उसको बड़ी खुशी से उसको देखे जाते हैं। वो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है और इस प्रकार ये जो शासन की व्यवस्था है इसमें जानकारी हमें पता चलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों पॉइंट इसमें साफ साफ पता चल रहे हैं। इसके अंदर कुषाण शासक की प्रतिमा सामने से दिखाई गई है, दूसरी तरफ देवताओं की प्रतिमा अपोजिट साइड यानी उसी पॉइंट पर दोनों तरफ है और अपनी अपनी बराबर की मतलब रेपुटेशन शो करना चाहता है जो राजा है। तो यहाँ तक का टॉपिक आपका क्लियर होता है। थैंक यू।